बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको लेक्चरशिप सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का पेपर नंबर 4 करवाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन देखें, हु रोट दिस फेमस लाइन। ये मशहूर लाइन किसने लिखी? वेयर इग्नोरेंस इज ब्लिस इट इज फोली टू बी वाइज। जहां जहालत नेमत है वहां अक्लमंद होना हिमाकत है। मतलब ये कि इल्म की कमी खुशी का बायस बनती है और कुछ चीज़ों का ना जानना आरामदेह होता है। वेयर इग्नोरेंस इज ब्लिस, जहां जहालत को नेमत समझा जाता है, इट इज फोली टू बी वाइज, वहां अक्लमंद होना या अपने आप को अक्लमंद जाहिर करना हिमाकत के सिवा कुछ नहीं होता। ये लाइन किसने लिखी है? नंबर 1 रॉबर्ट ब्राउनिंग, नंबर 2 रुडयार्ड किपलिंग, नंबर 3 एडगर एलन पो, नंबर 4 थॉमस ग्रे। तो इसका करेक्ट आंसर है थॉमस ग्रे। थॉमस ग्रे ने ये लाइन लिखी थी, वेयर इग्नोरेंस इज ब्लिस इट इज फोली टू बी वाइज। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, और आपको ये भी बता दूं मैं कि ऑड ऑन अ डिस्टेंट प्रॉस्पेक्ट एट एटन कॉलेज, ऑड ऑन अ डिस्टेंट प्रॉस्पेक्ट एट एटन कॉलेज, ये एटन कॉलेज नामी एक पोएम जो है, ऑड ऑन अ डिस्टेंट प्रॉस्पेक्ट एट एटन कॉलेज, जो कि 1747 में पब्लिश हुई और 1742 में ये जो है इसने लिखी। तो ये जो है इस पोएम के अंदर इसने ये लाइन लिखी है, वेयर इग्नोरेंस ब्लिस इट इज फोली टू बी वाइज। एटन कॉलेज के दूर दराज इम्कानात पर ऑड, ये इसने 1742 में लिखी थी और इस एटन कॉलेज में ये 8 साल तक पढ़ता रहा था। ये जो है थॉमस ग्रे 1727 से लेकर 1734 तक, यानी 1727 से लेकर 1734 तक ये 8 साल तक एटन कॉलेज में पढ़ता रहा था। तो ऑड ऑन अ डिस्टेंट प्रॉस्पेक्ट एट एटन कॉलेज, उस ये जो गजल है इसकी एक पोएम है, इसमें इसने ये मशहूर लाइन लिखी थी, वेयर इग्नोरेंस इज ब्लिस इट इज फोली टू बी वाइज। नंबर आगे 2 है, हु रोट एलिजी। ये एलिजी नामी पोएम किसने लिखी? एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ये 1751 में लिखी, 1751 में, यानी लिखी है 1742 में, लेकिन पब्लिश ये हुई 1751 में। और ये इसने ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड रिचर्ड वेस्ट, रिचर्ड वेस्ट जो इसका दोस्त था इस राइटर का जिसने ये पोएम लिखी थी, उसकी वफात पर इसने लिखी थी। रिचर्ड वेस्ट जो है 1716 में पैदा हुआ और 1742 में ये फौत हो गया। नंबर 1 किसने लिखी है पोएम? एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, रुडयार्ड किपलिंग। नंबर 2 रॉबर्ट ब्राउनिंग। नंबर 3 E.A. पो यानी एडगर एलन पो। और नंबर 4 थॉमस ग्रे। तो ये थॉमस ग्रे ने ये पोएम लिखी थी, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। थॉमस ग्रे जो है 1716 में पैदा हुआ और 1771 में फौत हो गया था। और इसके बारे में ये भी बता दूं, इसने अपनी पूरी लाइफ टाइम के अंदर सिर्फ 13 पोएम्स लिखी थी। थॉमस ग्रे ने 13 पोएम लिखी थी और उसमें से ये जो पोएम है एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, और ये ऊपर वाली लाइन जो है वेयर इग्नोरेंस इज ब्लिस इट इज फोली टू बी वाइज, ये इस पोएम से ली गई है, ऑड ऑन अ डिस्टेंट प्रॉस्पेक्ट एट एटन कॉलेज। इसने सिर्फ 13 पोएम लिखी थी, उनमें से 2 ये हैं। नंबर आगे 3 है, तो इसका आंसर जो है एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ये थॉमस ग्रे ने ये पोएम लिखी थी, थॉमस ग्रे ने। अगला नंबर, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स आर रॉबिन्सन क्रूसो। रॉबिन्सन क्रूसो जो कि एक नावल है, ये किस किस्म का नावल है? 1719 में ये लिखा, और एक इसने और नावल लिखा था जिसका नाम था मॉल फ्लैंडर्स। मॉल फ्लैंडर्स ये
22 में इसने लिखा था। तो इसका देखें कौन सा है कि ये नावल है, लेकिन कौन सा है? नंबर 1 ट्रैवल बुक्स है ये, नंबर 2 ट्रेजेडी है, नंबर 3 रोमांस है, नंबर 4 कॉमेडी है। तो ये नावल है लेकिन ये ट्रैवल बुक्स में आता है, यानी इसने ट्रैवल किया था, उसमें ये चीजें इसने लिखी थी। और जो है अपना ये रॉबिन्सन क्रूसो जो नावल है, और मॉल फ्लैंडर्स ये डैनियल डेफो ने ये लिखा था। डैनियल डेफो जो राइटर है, नावल निगार है, डैनियल डेफो 1660 में पैदा हुआ और 1734 में ये फौत हो गया। नंबर आगे 4 क्वेश्चन है, ये जो रॉबिन्सन क्रूसो है इसकी काइंड बतानी है, ये कौन सी है? ट्रैवल बुक्स है, ट्रेजेडी है, रोमांस है, कॉमेडी है। तो नावल है लेकिन ये ट्रैवल बुक्स में शामिल है, ये वाला एक जो है जुज करेक्ट है। नंबर 4 है, अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव एंड आई डू नॉट नो वेयर इट इज लाइकली टू गो बेटर। ये जो लाइन है, दीज लाइन्स आर फ्रॉम, ये बताना है कि ये किस में से ली गई हैं, कौन सी पोएम है जिसमें से ली गई है और राइटर इसका पोएट कौन सा है। अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव एंड आई डू नॉट नो वेयर इट इज लाइकली टू गो बेटर। जमीन मोहब्बत के लिए सही जगह है। अर्थ इज द राइट प्लेस, जमीन मोहब्बत के लिए सही जगह है। फॉर लव एंड आई डू नॉट नो, और मुझे नहीं मालूम वेयर इट इज लाइकली टू गो बेटर, कि इसके कहाँ बेहतर होने का इम्कान है। तो नंबर 1 जो है ये लाइन ली गई है, बताना है आपने, द रोड नॉट टू टेकन, द रोड नॉट टेकन। नंबर 2 है यानी बीजुल, फायर एंड आइस। नंबर 3 बर्चेज, और नंबर 4 है मेंडिंग वॉल। तो आपको मेंडिंग वॉल से ये बीए के सिलेबस में भी मौजूद है पोएम, तो इससे पता चल गया होगा कि ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी थी ये पोएम। तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये पोएम लिखी थी। ये जो लाइन है बर्चेज में से ली गई है, बर्चेज पोएम में से। अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव एंड आई डू नॉट नो वेयर इट इज लाइकली टू गो बेटर, ये बर्चेज नामी पोएम में जो है से लाइन ली गई है। बर्चेज नामी पोएम जो है अगस्त 1915 में ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी थी, और ये उस वक्त लिखी थी कि जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट इंग्लैंड में रह रहा था 1913 और 1914 के दरमियान, और एटलांटिक मंथली नामी जो मैगजीन था उसमें ये पोएम पब्लिश हुई थी, एटलांटिक मंथली में। और ये इसकी पोएट्री का 3rd कलेक्शन है, 3rd कलेक्शन में शामिल है, और 3rd कलेक्शन का नाम है माउंटेन इंटरवल। माउंटेन इंटरवल रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएट्री का 3rd कलेक्शन है, यानी पोएट्री की जो कलेक्शन नंबर 3rd है, माउंटेन इंटरवल जिसका नाम है, और जो 1916 में ये पब्लिश हुई थी। तो जो है द रोड नॉट टू टेकन, द रोड नॉट टेकन ये 1915 में पब्लिश हुई थी। फायर एंड आइस 1920 में पब्लिश हुई थी। बर्चेज 19 अगस्त 1915 में पब्लिश हुई थी, और मेंडिंग वॉल 1914 में पब्लिश हुई थी। नंबर आगे 5 है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी ये शेक्सपियर की ट्रेजेडी नहीं है, बल्कि ये ज़हन में रखना चाहिए कि शेक्सपियर की जो ट्रेजेडीज हैं, मेजर ट्रेजेडीज हैं, उनके ऊपर ये तनकीद पर क्रिटिसिज्म है, तनकीद के ऊपर एक बहुत खूबसूरत क्रिटिकल बुक है। तो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी जो कि 1904 में ये पब्लिश हुई थी, और ये लेक्चर हैं, इसके अंदर कितने लेक्चर हैं, किस किस के ऊपर हैं। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में हैमलेट जो शेक्सपियर की मशहूर ट्रेजेडी है उसके ऊपर लेक्चर हैं, ओथेलो ड्रामा जो प्ले है उसके ऊपर, किंग लियर के ऊपर, और मैकबेथ के ऊपर। ये एक्चुअल क्लासिकल पीस ऑफ क्रिटिसिज्म है, यानी शेक्सपियरियन ट्रेजेडी क्या है? क्लासिकल पीस ऑफ ट्रेजेडी है, और ये सेमिनल वर्क है, यानी सुपर किस्म का, फाइनेस्ट किस्म का वर्क है, रिटन बाय द फर्स्ट ब्रिटिश क्रिटिक। ये शेक्सपियर के ऊपर लिखने वालों में पहला बरतानवी क्रिटिक है, नक्काद है, फर्स्ट ब्रिटिश क्रिटिक ऑफ शेक्सपियर ऑफ 20th सेंचुरी। तो ये बताना कौन है। नंबर 1 है ए जो देखें AC ब्रैडले, नंबर 2 है जॉन ड्राइडन, नंबर 3 है डॉक्टर जॉनसन, और नंबर 4 है FR लेविस। ये चीज़ आपको बता दूं, ये जो चारों के चारों मैंने यहाँ पे ऑप्शन लिए हैं ये बहुत बड़े नक्काद हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ए जो है AC ब्रैडले। AC ब्रैडले ने शेक्सपियर के ऊपर सबसे पहले कलम उठाया, और उसके जो मेजर 4 प्ले हैं
जिनमें हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ, इनके ऊपर इसने लेक्चर दिए यानी तनकीद की है। AC ब्रैडले ने। अगला नंबर है 6 नंबर क्वेश्चन, ये जो करेक्ट है। हु वाज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का पहला वजीर दिफा कौन था, डिफेंस मिनिस्टर कौन था? तो पहला जो पाकिस्तान का वजीर आजम था वो तो लियाकत अली खान था। अब यहाँ पे ये बताना है कि पहला डिफेंस मिनिस्टर कौन था, वजारत दिफा, वजीर दिफा कौन था? नंबर 1 फिरोज खान नून, नंबर 2 सदर अयूब खान, प्रेसिडेंट अयूब खान, नंबर 3 जनरल ग्रेसी, और नंबर 4 है नवाबजादा लियाकत अली खान। तो इसका करेक्ट आंसर है द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वाज नवाबजादा लियाकत अली खान। नवाबजादा लियाकत अली खान 1895 में करनाल, हिंदुस्तान का एक जिला है करनाल, उसमें पैदा हुआ 1895 में। और ये अपना 15 अक्टूबर 1951 को इसको सैयद अकबर नामी शख्स ने गोली मारकर रावलपिंडी के जलसा आयाम में जब ये खिताब कर रहा था तो सैयद अकबर नामी शख्स ने इसको गोली मारकर हलाक किया। तो नवाबजादा लियाकत अली खान पाकिस्तान का पहले वजीर आजम था और पहला वजीर दिफा भी था। ये 15/8/1947 से लेकर 23/10/1951 तक ये वजीर दिफा रहा। अब आप ये पूछेंगे कि ये बीच में गैप कैसे आ गया, ये तो 15 अक्टूबर 1951 को इसको तो शहीद कर दिया गया था। इसके शोक की वजह से जो 4-5 दिन थे जो उसमें किसी को भी वजीर दिफा नहीं बनाया गया था, तो उसके बाद ये 15/8/1947 को इसको बनाया गया और 23/10/1951 तक ये वजीर दिफा रहा नवाबजादा लियाकत अली खान। नंबर आगे 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर किंग लियर्स डॉटर्स? ये बताना है कि किंग लियर्स की डॉटर्स, जो शेक्सपियर का प्ले है किंग लियर, ट्रेजेडी है जो कि मास्टर ट्रेजेडी है, उसमें किंग लियर की बेटियों के नाम बताने, वो कौन कौन सी हैं इन शेक्सपियर ट्रेजिक प्ले किंग लियर। ये किंग लियर जो है 1605 या 6 में जो है ना ये पब्लिश हुआ था, 1605 या 6 में। और ये जो इसमें बताना है कि कौन कौन सी बेटियां हैं इसकी। नंबर 1 है डेस्डिमोना, गॉनरल एंड कॉर्डिलिया। नंबर 2 है गॉनरल, ओफिलिया, रेगन। नंबर 3 है रेगन, कॉर्डिलिया, बीट्रस। और नंबर 4 है गॉनरल, ड्यूक ऑफ अल्बानी जो थी, रेगन ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल, और नंबर 3 जो है कॉर्डिलिया, ये किंग ऑफ फ्रांस की बीवी थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डीजूज है, यानी गॉनरल इसकी सबसे बड़ी बेटी थी। इसकी शादी ड्यूक ऑफ अल्बानी से हुई थी, अल्बानी का नवाब था। नंबर 2 पे दूसरी जो बेटी थी रेगन थी, उसकी शादी ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल से हुई थी। और नंबर 3 है कॉर्डिलिया, वो किंग ऑफ फ्रांस, फ्रांस की जो किंग जो था उसकी मलका थी। तो इसमें से ये भी मैं बता दूं कि डेस्डिमोना जो है ये कैरेक्टर जो है ए जूस पे, ये इसका करेक्ट आंसर तो ये है डी जूस है। लेकिन ये डेस्डिमोना ओथेलो जो करेक्ट इसका प्ले है, शेक्सपियर का ट्रेजिक प्ले है, ये डेस्डिमोना उसकी कैरेक्टर है। और ओथेलो जो है 1601 से लेकर 1604 के दरमियान लिखा गया, जो कि आगे गॉनरल जो है, गॉनरल आपको पता है कि ये किंग लियर के कैरेक्टर है। और आगे कॉर्डिलिया, कॉर्डिलिया, और आगे रेगन जो है ये उसका है किंग लियर का, कॉर्डिलिया भी उसका ही है। बीट्रस जो है ये शेक्सपियर की मशहूर जो है कॉमेडी है, मच एडू अबाउट नथिंग, मच एडू अबाउट नथिंग, खोदा पहाड़ निकला चूहा, मच एडू अबाउट नथिंग, खोदा पहाड़ निकला चूहा। ये इसकी जो है फर्स्ट फोलियो में ये पब्लिश हुआ था, जो शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो जो है यानी पहली कलेक्शन उसकी प्लेज की 1623 में जो पब्लिश हुई थी। ये मच एडू अबाउट नथिंग जो प्ले कॉमेडी है, ये 1598 में से लेकर 1598 से लेकर 1599 के दरमियान ये पब्लिश हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, हु सेड दिस? ये जो कोटेशन लिखी है इसके बारे में बताना ये किसने कहा था। चौसर फाउंड इंग्लिश आ डायलैक्ट, चौसर ने इंग्लिश को एक मुकामी जुबान या मुकामी बोली पाया, एंड लेफ्ट इट अ लैंग्वेज, और जब इसको छोड़ा तो जुबान बनाकर छोड़ा।
ये किसने बोला था? चौसर फाउंड इंग्लिश आर डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट अ लैंग्वेज। नंबर 1 एमिली लिगस, ये 1861 में पैदा हुआ और 1927 में फौत हुआ, फ्रेंच स्कॉलर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड ट्रांसलेटर। नंबर 2 विलियम हेनरी हेडो, 1859 में पैदा हुआ और 1937 में फौत हो गया, ब्रिटिश एजुकेशनल रिफॉर्मर था। सी जोसे एंड्रयू लैंग, 1844 में पैदा हुआ और 1912 में फौत हो गया, स्कॉटिश पोएट, नॉवेलिस्ट और क्रिटिक था। जेम्स रसल लॉवेल, अमूमन ये लॉवेल के नाम से मशहूर है, ये लैंग के नाम से मशहूर है, ये हेडो के नाम से मशहूर है और ये सिर्फ लिगस के नाम से मशहूर है। तो ये 1819 में पैदा हुआ, लॉवेल 1891 में फौत हो गया, अमेरिकन रोमांटिक पोएट और क्रिटिक था। तो करेक्ट जो आंसर है डी जोसे जेम्स रसल लॉवेल। जेम्स रसल लॉवेल अमेरिकन रोमांटिक पोएट और क्रिटिक था। इसने चौसर के बारे में कहा था कि चौसर फाउंड इंग्लिश अ डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट अ लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर आगे 9 है, द टू इंपॉर्टेंट ट्रेडिशंस, दो इंपॉर्टेंट ट्रेडिशंस कौन सी थी ऑफ एंग्लो सैक्सन पोएट्री। एंग्लो सैक्सन पोएट्री यानी ओल्ड जो इंग्लिश पोएट्री है उसकी दो कौन सी इंपॉर्टेंट रवायात थी? नंबर 1 ऑरल एंड रिटन, नंबर 2 लैरिक एंड एल्जिक, नंबर 3 नैरेटिव एंड अल्टरनेटिव और नंबर 4 है हेरोइक एंड एल्जिक। तो ये डी जो करेक्ट है, हेरोइक एंड एल्जिक, यानी एंग्लो सैक्सन पोएट्री की दो इंपॉर्टेंट जो क्वालिटीज हैं, ट्रेडिशंस हैं, वो हैं कि ये एंग्लो सैक्सन जो पोएट्री है वो हेरोइक एंड एल्जिक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट आर हेरोइक ट्रेडिशन एंड एल्जिक ट्रेडिशन, कौन सी होती हैं, यानी इनको डिफाइन करना है, किसको बोलते हैं? हेरोइक ट्रेडिशन कौन सी है? एनी इमेजिनेटिव स्टोरी, कोई भी तखयलाती मनगढ़ंत कहानी, कंसर्न्ड विद, जिसका ताल्लुक हो नोबल हीरोज से, कोड्स ऑफ ऑनर से, पैशनेट लव से, डेयरिंग डीड्स, बहादुराना काम दिखाए गए हों और सुपर नेचुरल इवेंट्स उनके अंदर पाए जाए, उनको हम हेरोइक ट्रेडिशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंटीगोन, ये सोफोक्लीज का एक एथनियन ट्रेजेडी है, प्ले है, ड्रामा है सोफोक्लीज, जिसने इडिपस रेक्स लिखा। तो ये एंटीगोन 441 बिफोर क्राइस्ट बीसी, ये सोफोक्लीज ने एक एथनियन ट्रेजेडी लिखी थी। ये जो एंटीगोन है ये एग्जाम्पल है हेरोइक ट्रेडिशन, क्योंकि एंटीगोन के अंदर सारे के सारे जो काम है वो डेयरिंग डीड्स हैं, पैशनेट लव है, नोबल हीरोज हैं, कोड्स ऑफ ऑनर है और इसके अंदर सुपरनैचुरल एलिमेंट्स पाए जाते हैं। नंबर आगे 2 है, एल्जिक ट्रेडिशन कौन सी होती है? टू ऑनर अ हीरो, किसी ऐसे हीरो की को ऑनर देना, इज्जत देना, हु डाइड इन अ वार, जो जंग में फौत हो गया हो, या टू लैमेंट द पासिंग ऑफ अ वे ऑफ लाइफ आर अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल, किसी मखसूस शख्स की मौत पर अफसोस का इजहार करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप मिसाल दे सकते हैं, थॉमस ग्रे की एक एलजी है, एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। थॉमस ग्रे की पोइम है, एलजी है, मर्सिया है, एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, जो इसने अपना 1750 में लिखी थी और 1751 में ये पब्लिश हुई। ये एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ये इसके एक दोस्त थे शायर रिचर्ड वेस्ट, उसकी मौत पर इसने लिखी थी। जो रिचर्ड वेस्ट थे वो 1716 में पैदा हुए और 1742 में ये फौत हो गए, बड़ी छोटी उम्र में फौत हो गए थे। आगे क्वेश्चन नंबर है 11, हाउ मेनी टाइप्स आर ऑफ एलजी, जो एलजी होती है, एलजी जो होती है मर्सिया, उसकी कितनी टाइप्स होती हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एन एलजी, एलजी की 3 टाइप्स होती हैं।
एलर्जी यानी मर्सिया की 3 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 पर्सनल एलर्जी, नंबर 2 इम्पर्सनल एलर्जी और नंबर 3 पेस्टल एलर्जी। एलर्जी की 3 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 पर्सनल एलर्जी, नंबर 2 इम्पर्सनल एलर्जी और नंबर 3 है पेस्टल एलर्जी। तो सबसे पहले पर्सनल एलर्जी। पर्सनल एलर्जी क्या होती है? इसमें जो पोएट है, द पोएट लैमेंट्स द डेथ ऑफ सम क्लोज फ्रेंड, किसी करीबी दोस्त की मौत पर शोक मनाता है, किसी रिलेटिव या किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल, किसी मखसूस शख्स की मौत पर अफसोस का इजहार करता है। मिसाल के तौर पर ये देखें, जॉन मिल्टन की लिसिडास है जो उसने 1637 में लिखी, और ये जॉन कीट्स की जो है वो अपना इसके क्लास फेलो थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के फ्रेंड थे, जो बाद में बादशाह बने इंग्लैंड के, एडवर्ड किंग। मिल्टन ने जो लिसिडास लिखी, एलिजी है, ये मर्सिया है, 1637 में लिखा। अपने कॉलेज के क्लास फेलो थे, कुलीग थे, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के इसके फ्रेंड थे, एडवर्ड किंग, उसकी एडवर्ड किंग की मौत पर लिखी। नंबर 2 है पर्सी बायसेस शैले, जो शैले की पोएम है एडोनिस, ये 1821 में लिखी और जॉन कीट्स की वफात पर ये लिखी, जो 26 साल की उम्र में यंग ही फौत हो गया था। नंबर 3 ए.ई. हाउसमैन। ए.ई. हाउसमैन ने टू एन एथलीट डाइंग यंग, एक एथलीट था वो नौजवान ही फौत हो गया था 1896 में, उसके ऊपर इसने लिखी। नंबर 4 है वाल्ट विटमन। वाल्ट विटमन जो अमेरिका का कौमी शायर भी है, उसने ओ कैप्टन माय कैप्टन, ये 1865 में इसने अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन की वफात पर लिखी थी। आगे एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, उसने इन मेमोरियम AHH 1850 में अपने दोस्त आर्थर हेनरी हार्लम की डेथ पर लिखी थी। लॉर्ड टेनिसन ने अपने दोस्त आर्थर हेनरी हार्लम, उसकी डेथ पर ये एलिजी लिखी थी इन मेमोरियम AHH 1850 में। दूसरी टाइप है एलिजी की इम्पर्सनल एलिजी। इसकी डेफिनेशन है द पोएट ग्रीव्स ओवर, शायर गम का इजहार करता है, ओवर ह्यूमन नेचर, इंसानी फितरत पर, डेस्टिनी उसके मुकद्दर पर या हालात कंडीशंस पर। इसकी एग्जांपल देखें पहली, थॉमस ग्रे। थॉमस ग्रे GREY और GRAY दोनों तरह स्पेलिंग दुरुस्त है। थॉमस ग्रेज जो एलिजी रिटन इन अ चर्चयार्ड, कंट्री चर्चयार्ड, ये मैंने पहले बताया है, ये ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे। ये रिचर्ड वेस्ट इसका दोस्त था थॉमस ग्रे का, उसकी वफात पर ये पोएम लिखी थी, 1750 में लिखी थी और 1751 में ये जो है 1751 में ये पब्लिश हुई। एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, तो ये एग्जाम्पल है इम्पर्सनल एलिजी की। दूसरी जो एग्जाम्पल है पॉल चेलन, ये जर्मन लैंग्वेज का पोएट था और रोमानियन बोर्न पोएट था, ये रोमानिया में पैदा हुआ था, जर्मन लैंग्वेज में लिखी है इसकी फ्यूग ऑफ डेथ। फ्यूग ऑफ डेथ, डेथ फ्यूग भी इसको बोलते हैं। ये 1945 में इसने लिखी और 1958 में पब्लिश हुई। और न तीसरी एग्जांपल है W.H. ऑर्डन। W.H. ऑर्डन की पोएम है इन मेमोरी ऑफ W. यीट्स। W. यीट्स की याद में इसने ये एलिजी लिखी थी 1939 में। एलिजी की थर्ड एग्जांपल है पेस्टल एलिजी। पेस्टल जो लफ्ज है पेस्टोर से निकला है, तो इसका मतलब है, ग्रीक वर्ड है पेस्टर, इसका मतलब है टू ग्रेज, यानी गडरियों से मुतालिक, शेफर्ड से मुतालिक। पेस्टल एलिजी अ पोएम अबाउट बोथ डेथ एंड आइडियलिक लाइफ, जो मौत के बारे में भी हो, हीरो की मौत के बारे में, और आइडियलिक लाइफ चरवाहों की जिंदगी के बारे में भी हो, देहाती जिंदगी के बारे में। द पोएट, शायर जो है, रिप्रेजेंट्स, नुमाइंदगी करता है, हिमसेल्फ खुद एज ए शेफर्ड, गडरिया बनकर, मॉर्निंग जो मातम करता है, अफसोस का इजहार करता है, द डेथ ऑफ अ फेलो शेफर्ड, साथी गडरिया की मौत पर। तो इसे फर्स्ट एग्जांपल देखें,
मैथ्यू आर्नल्ड की जो एलिजी पोएम है थीसिस 1865 में इसने लिखी और अपने दोस्त आर्थर हफ क्लफ की डेथ पर लिखी इसने। इसका दोस्त था आर्थर हफ क्लफ, उसको मेमोरेट करने के लिए, उसको कमेमोरेट याद करने के लिए थीसिस इसने 1865 में मैथ्यू आर्नल्ड ने लिखी। सेकंड एग्जांपल है एंड्रयू मार्वल। एंड्रयू मार्वल ने ये एलिजी पोएम लिखी, द नेम कंप्लेनिंग फॉर द डेथ ऑफ हर फॉन, यानी 1650 में ये लिखी। फॉन जो होता है हिरण का बच्चा होता है, हिरण के बच्चे की याद में निम्फ जो है देवी होती है, वो उसकी कंप्लेन करती है, रोती है उसके ऊपर। तो एंड्रयू मार्वल ने ये लिखी 1650 में। नंबर आगे 3 है मैरी हॉ। मैरी हॉ ने ये जो एलिजी लिखी, व्हाट द लिविंग डू, जिंदा लोग क्या करते हैं, 1997 में लिखी। इसका भाई था जॉनी, उसकी डेथ पर लिखी इसने। अगला नंबर है W.H. ऑर्डन। W.H. ऑर्डन ने पोएम लिखी एलिजी फनरल ब्लूज 1938 में, और इसका दूसरा नाम था फनरल ब्लूज का स्टॉप ऑल द क्लॉक्स। स्टॉप ऑल द क्लॉक्स एक सिंगर था, उस सिंगर फौत हो गया था, उसका नाम था हेल्डी एंडरसन। हेल्डी एंडरसन की याद में इसने ये पोएम W.H. ऑर्डन ने लिखी फनरल ब्लूज 1938 में, और इसका सेकंड नेम था स्टॉप ऑल द क्लॉक्स, सारे घड़ियाल रुक जाओ। और 5 नंबर लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन। लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन ने एक पोएम लिखी ब्रेक ब्रेक ब्रेक, आपने ये सिलेबस में भी पढ़ी हुई है। ब्रेक ब्रेक ब्रेक, टकराओ टकराओ टकराओ, 1842 में लिखी, अपने दोस्त आर्थर हेनरी हालम की डेथ पर यह लिखी। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। द इमोशनल कंटेंट ऑफ अ वर्ड। द इमोशनल कंटेंट ऑफ अ वर्ड इज, यानी किसी लफ्ज का जो जज्बाती मुआद होता है वो क्या कहलाता है? कॉनोटेशन कहलाता है, फिगरेटिव लैंग्वेज कहलाता है, एपिक कहलाता है, डेनोटेशन कहलाता है। डेनोटेशन कहते हैं सिंबल को, इशारे को, अलामत को, और एपिक बोलते हैं रज़म या नज़म जो होती है जिसमें जंग दिखाई जाती है, मिसाल के तौर पर पैराडाइज लॉस्ट हो गई जैसे। और फिगरेटिव लैंग्वेज होती है जो इस्लाही जुबान होती है जिसमें सनाए बदाए का इस्तेमाल किया जाता है। और कॉनोटेशन जो है जिसके अंदर पोशीदा मफहूम होता है। तो ये ए जो है ना ये करेक्ट है, कॉनोटेशन। द इमोशनल कंटेंट ऑफ अ वर्ड इज कॉल्ड कॉनोटेशन। 13 नंबर क्वेश्चन देखें। व्हाट इज देन? ये जो वर्ड देन है इन इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में क्या कहलाता है? इन द सेंटेंस, ये एक जुमला दे रखा है, आई वुड रादर डाई देन बेग। आई वुड रादर डाई, मैं मरने को तरजीह दूंगा, देन बेग, मांगने की निस्बत। ये सेंटेंस है और इसके अंदर देन एक जुमला वो वर्ड दिया गया है। तो व्हाट इज द देन? व्हाट इज देन? द वर्ड देन इन इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में जो ये सेंटेंस दे रखा है, आई वुड रादर डाई देन बेग, ये जो देन वर्ड है ये इसके अंदर क्या है ग्रामर में बताना है। नंबर 1 एडवर्ब है, फेल मुतालिक को बोलते हैं। नंबर 2 है कंजक्शन है, हरूफ रब्त को बोलते हैं। एडजेक्टिव सी, इसमें सिफ्त है या प्रेपोजिशन हरूफ जार है। तो चूंकि ये दो हिस्सों को जोड़ रहा है, आई वुड रादर डाई यानी आधा हिस्सा ये हो गया और देन के बाद बैग, ये दोनों को जोड़ रहा है, इसलिए इसको हम कंजक्शन बोलेंगे। यहाँ पे ये बतौर कंजक्शन इस्तेमाल हुआ है। देन जो है 13 नंबर क्वेश्चन में देन जो है, यहाँ पे जो देन है आई वुड रादर डाई देन बैग, यहाँ पे देन जो है ये कंजक्शन है। नंबर आगे 14 है हु वर लोलार्ड्स। लोलार्ड्स कौन थे? लोलार्ड जो है ना जर्मन ईसाई फिरका था, एक जर्मन ईसाई फिरका, जर्मनी का ईसाई फिरका था। ये 14वीं सदी के बिदती पैरोकार थे, यानी दीन के अंदर अगर कोई नई चीज कोई इजाद करे, इख्तरा करे, घड़े तराशे, तो उसको बिदती बोलते हैं।
तो ये लोलार्ड्स के मानने वालों को जो ईसाई जो क्रिश्चियन हैं वो बिदती कहते थे, यानी हुवर लोलार्ड्स यानी जर्मन ईसाई फिरका था, और इस फिरके को जो क्रिश्चियंस हैं वो बिदती कहते थे। लोलार्ड का लफ्जी मतलब होता है आ लेजी वैगाबॉन्ड, एक सुस्त आवारागर्द, आइडलर सुस्त, और फ्रॉडुलेंट बैगर, फ्रॉडिया भिखारी। तो इसका जो है ए जो देखें, द फोर्स ऑफ द किंग, बादशाह की ताकत थे ये। बी द फॉलोअर्स ऑफ चौसर, जेफरी चौसर जो इंग्लिश पोइट्री का जो हेड है उसके ये मानने वाले थे। एजिटेटर्स ऑफ पीजेंट रिवॉल्ट, पीजेंट रिवॉल्ट किसानों ने बगावत की थी इंग्लैंड के अंदर, और ये बगावत उन्होंने 30 मई 1381 से लेकर और नवंबर 1381 तक ये बगावत जो है ना, एजिटेटर जो एहतजाज करने वाले थे उन्होंने ये बगावत की थी। आगे डी जो है द फॉलोअर्स ऑफ जॉन वाई क्लिफ, इसको वो बिदती कहते थे, जॉन वाई क्लिफ को, जॉन वाई क्लिफ। तो ये आंसर करेक्ट डी जो है ये दुरुस्त है। हुवर लोलार्ड्स, लोलार्ड्स कौन थे? द फॉलोअर्स ऑफ जॉन वाई क्लिफ, जॉन वाई क्लिफ के ये पैरोकार थे जिसको क्रिश्चियन जो है वो बिदती कहते थे। फॉर रनर, ये नकीब था, पेशरो था ऑफ द 16th सेंचुरी, 16वीं सदी का जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, एक मूवमेंट चली थी, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन जो 1517 से लेकर 1648 तक एक मूवमेंट चली थी, और इसी को लोलार्डिज्म भी कहा जाता है। ये एक्चुअल 1382 में लोलार्डिज्म की एक मूवमेंट चली थी। इसको प्रोटो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन मूवमेंट भी कहा जाता है। ये रिलीजियस मूवमेंट थी और ये इंग्लैंड में एक्टिव हुई फ्रॉम मिड 14th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी तक ये अपना एक्टिव रही, और इन्होंने इंग्लिश रिफॉर्मेशन की बुनियाद रखी, जिसको जो लीड किया वो जॉन वाइक्लिफ था, इसने लीड किया, और इसकी वजह से इसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से 1381 में डिसमिस कर दिया, इसको निकाल दिया गया, और इस पर इल्ज़ाम ये लगाया था कि इसने क्रिटिसिज्म की है रोमन कैथोलिक चर्च पर, रोमन कैथोलिक चर्च पर इसने क्रिटिसिज्म की है जॉन वाइक्लिफ ने। इस वजह से इसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से 1381 में निकाल दिया। फिर इसके जवाब में 1382 में जो लोलार्ड मूवमेंट या प्रोटेस्टेंट मूवमेंट चली, और फिर जो है ना इसके साथ ही 1382 में पेजेंट जो है किसानों का जो प्रोटेस्ट था, इनकलाब वो आया। तो इसका करेक्ट आंसर है हुवर लोलार्ड, द फॉलोअर्स ऑफ जॉन वाइक्लिफ, जॉन वाइक्लिफ के मानने वाले थे। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, हु वाज जॉन वाइक्लिफ? जॉन वाइक्लिफ कौन था? जॉन वाइक्लिफ कौन था, यानी जिसको क्रिश्चियन जो है वो बिदती कहते थे। जॉन वाइक्लिफ वाज एन इंग्लिश कैथोलिक थियोलॉजियन, एक इंग्लिश अंग्रेज रोमन कैथोलिक का पैरोकार था, प्रीस्ट पादरी था, टीचर था, फिलासफर था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दीनियात की यानी दीन की तालीम दिया करता था, चर्च रिफॉर्मर था, इंग्लिश प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर था, यानी चर्च रिफॉर्मर भी था, इंग्लिश प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर था, और प्रमोटर, ये प्रमोटर था, इसने फरोग दिया द फर्स्ट कंप्लीट ट्रांसलेशन, जो पहला मुकम्मल तर्जुमा था ऑफ द बाइबल, बाइबल का इसने पहला मुकम्मल तर्जुमा किया इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में, एंड इज ऑफन कॉल्ड, और इसको अक्सर द मॉर्निंग स्टार, इसको मॉर्निंग स्टार कहा जाता है ऑफ रिफॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन इस्लाह का, दीन की इस्लाह का इसको मॉर्निंग स्टार कहा जाता है, द मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिफॉर्मेशन, और इसको फादर ऑफ इंग्लिश रिफॉर्मेशन भी कहा जाता है, द फादर ऑफ यानी इस्लाह दीन का बाप इसको बानी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज क्योंकि ही क्वेश्चनड, इसने सवालात उठाए थे ऑफ द सेमिनरी प्रोफेसर भी था ये एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, और इसने क्वेश्चन रेज किए थे द अथॉरिटी ऑफ द पोप,
इसने पॉप की अथॉरिटी को चैलेंज किया था, और चैलेंज करने के बाद इसने जोर दिया था, एम्फेसाइज्ड द अथॉरिटी ऑफ स्क्रिप्चर, जो इंजील का कोई मुकद्दस टुकड़ा या इंजील की किताब जो है ईसाइयों की, क्रिश्चियंस की, उसके इख्तियार पर इसने क्वेश्चन किया था। इसी वजह से इसको द मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिफॉर्मेशन कहा जाता है, और द फादर ऑफ इंग्लिश रिफॉर्मेशन भी इसको कहा जाता है, जॉन वाइक्लिफ को। और लोलार्ड जो थे वो इसके पैरोकार थे। आगे क्वेश्चन नंबर 16 है, हु सेड अबाउट पोएट्री दैट, पोएट्री के बारे में ये किसने कहा था? इट यानी पोएट्री बिगिंस इन डिलाइट, ये मुसरत से शुरू होती है, एंड एंड्स इन विजडम, और दानिशमंदी पर खत्म हो जाती है। ये सेंटेंस किसने बोला था? इट यानी पोएट्री बिगिंस इन डिलाइट, मुसरत से शुरू होती है, एंड एंड्स इन विजडम, और विजडम अक्लमंदी दानिशमंदी पर खत्म हो जाती है। नंबर 1 रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये कहा था, नंबर 2 विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था, नंबर 3 टी.एस. इलियट ने कहा था, और नंबर 4 है इजरा पाउंड ने कहा था। तो इसका करेक्ट आंसर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा था, जो अमेरिकन पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और उनका नेशनल पोएट है, जैसे वाल्ट विटमन नेशनल पोएट है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट उनका अपना कौमी शायर है, नेशनल पोएट है। इसने कहा था कि पोएट्री बिगिंस इन डिलाइट एंड एंड्स इन विजडम, और कहा किसमें था? इसने एक ऐसे लिखा था जिसका नाम था द फिगर अ पोएम मेक्स, द फिगर अ पोएम मेक्स। इसने एक ऐसे मजमून लिखा था पोएट्री के ऊपर, तो उसमें मजमून द फिगर अ पोएम मेक्स, ये मजमून था। इसके अंदर इसने ये बोला था द पोएट्री बिगिंस इन डिलाइट एंड एंड्स इन विजडम, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा था। नंबर आगे 17 है, एंडीमियन। एंडीमियन इज अ नॉवल रिटन बाय, ये नावल है किसने लिखा है? एंडीमियन। नंबर 1 जॉर्ज मेरेडिथ, नंबर 2 जॉन लाइली, नंबर 3 जॉन कीट्स, और नंबर 4 है बेंजामिन डिसराइली। तो ये आंसर इसका दुरुस्त है, बेंजामिन डिसराइली राइटर है ये, इसने ये नावल लिखा है, और ये नावल जो है इसने 1880 में लिखा था। एंडीमियन नावल 1880 में बेंजामिन डिसराइली ने लिखा था। एक चीज और बता दूं इसके बारे में कि एंडीमियन नामी जो अपना एक नावल है, वो डॉन साइमंस, अमेरिकन राइटर है डॉन साइमंस ने ये 1986 में ये नावल लिखा था, ये नावल भी है। और इसके अलावा जॉन कीट्स की एक पोएम का नाम भी है एंडीमियन, जो उसने 1818 में लिखी थी, और जिसकी पहली लाइन बड़ी मशहूर है। ये एंडीमियन जो पोएम है जॉन कीट्स के हिसाब से देखा जाए, जो 1818 में पब्लिश हुई, तो इसकी एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये लाइन है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, खूबसूरती की एक चीज, इज अ जॉय फॉर एवर। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। और एंडीमियन का लफ्जी मतलब क्या है? गुड लुकिंग यंग मैन है इसका मतलब। एंडीमियन का लफ्जी मतलब एंडीमियन अ गुड लुकिंग यंग मैन, और दूसरा इसका मतलब है ये एक एंशेंट, एक कदीम जो है, बहुत पुरानी जो है, ग्रीक शेफर्ड, यूनान का एक गडरिया था, उसका नाम भी एंडीमियन था। दोबारा फिर सुन लें, एंडीमियन एक नावल है जिसको बेंजामिन डिसराइली ने लिखा, और इसने कब लिखा था? ये 1880 में लिखा था इसने। जबकि डॉन सिमंस एक अमेरिकन नावलिस्ट है, उसने इसी नाम से एक नावल 1996 में लिखा। और जॉन कीट्स ने एक पोएम 1818 में, जो बड़ी मशहूर पोएम है, जिसकी लाइन है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, वो इसी में इसके स्टार्ट में ली गई। नंबर आगे 18 है, अर्नेस्ट हेमिंगवे का नावल है द ओल्ड मैन एंड द सी। पंजाब यूनिवर्सिटी के बीए के कोर्स में शामिल है। ये 1952 में पब्लिश हुआ था। बाय इट्स लेंथ, ये बताना है इसके अंदर कि ये लेंथ के हिसाब से, यानी लंबाई के हिसाब से, मोटाई के हिसाब से, इसको आप क्या कहेंगे?
नावल बोलेंगे, शॉर्ट स्टोरी बोलेंगे, नावलेट बोलेंगे यानी छोटा सा नावल, या नावला छोटे से नावल से जरा बड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर ये नावला है। द ओल्ड मैन एंड द सी, ये नावला है जो 1952 में छपा, 1952 में छपा। और इसी नावल पर जो अर्नेस्ट हेमिंगवे अमेरिकन राइटर है, उसको नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर का 1954 में, 1954 में, इसी के वजह से। आगे क्वेश्चन नंबर 19 है, द 19 years old, 19 साला, क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन 19 है, और इसके अंदर जो कैरेक्टर है वो भी 19 साल की ओल्ड एस्थर ग्रीनवुड है। एस्थर ग्रीनवुड, ये बताना है कि ये एस्थर ग्रीनवुड जो कैरेक्टर है, हीरोइन है, ये इज द नरेटर। ये किसके अंदर नरेटर है, कौन इसका कहानी किसने इसको इस्तेमाल किया है, बयान किया है। नंबर 1 द बिलव्ड, ये 1987 में, 1987 में जो अमेरिकन ब्लैक नॉवलिस्ट है टोनी मॉरिसन, जिसको नोबेल प्राइज मिला। ब्लैक जो है, जो टोनी मॉरिसन है, ब्लैक है, स्याह फाम है, अमेरिकन है, नॉवलिस्ट है, फीमेल है। इसने बड़ा मशहूर नावल लिखा था बिलव्ड 1987 में। नंबर 2 द हैंडमेड्स टेल, हैंडमेड्स टेल, ये नावल है जो 1985 में जो है मार्गरेट एटवुड जो कैनेडियन राइटर है, उसने इसको लिखा। और आगे दी ब्लाइंड असैसिन, ये भी इसी का नावल है, द ब्लाइंड असैसिन, मार्गरेट एटवुड का, कैनेडियन जो नावलिस्ट है। ये सन 2000 में पब्लिश हुआ। और सी जो डी जूज है, द बेल जार, ये नावल है अमेरिकन अपना पोएटस मशहूर फेमस सिल्विया प्लैथ, जो टेड ह्यूज जो अपना इंग्लिश पोएट था, उसकी बीवी है ये, टेड ह्यूज की। इसने एक नावल लिखा था द बेल जार 1963 में, द बेल जार। तो ये करेक्ट आंसर है, द बेल जार। ये बेल जार 1963 में जो नावल सिल्विया प्लैथ ने लिखा, उस नावल की हीरोइन जो है, जो 19 years old है, एस्थर ग्रीनवुड उसका नाम है। तो इसको सिल्विया प्लैथ ने, अमेरिकन जो पोएटस है और नावलिस्ट भी है, उसने इसको इस्तेमाल किया द बेल जार नामी नावल में 19 years old एस्थर ग्रीनवुड को। अगला नंबर है 20 नंबर, मिसमैनेजमेंट। मिसमैनेजमेंट, ये वर्ड है एक मिसमैनेजमेंट, जिसका मतलब बेतरतीबी, बदनज़मी होता है। इसको मिस, मैनेज और मेंट, ये इसको 3 syllable में किया गया है। तो ये बताना है कि इसका कंसर्न किसके साथ है। लिंग्विस्टिक में मिसमैनेजमेंट वर्ड है इंग्लिश का, इसको 3 syllable में किया गया है, मिसमैनेजमेंट। तो ये जो 3 syllable इसके बनाए हैं, मिस 1, मैनेज 2 और मेंट 3, मिसमैनेज, इसका कंसर्न किसके साथ है। नंबर 1 सिंटैक्स के साथ है, नंबर 2 सिमेंटिक्स के साथ है, नंबर 3 फोनोलॉजी के साथ है, नंबर 4 मॉर्फोलॉजी के साथ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये मॉर्फोलॉजी से इसका ताल्लुक है। क्यों ताल्लुक है? कि जो सिंटैक्स होता है वो जुमलों की साख्त होती है। सिंटैक्स किसको बोलते हैं? सेंटेंस की जो साख्त, द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस इज कॉल्ड सिंटैक्स। और सिमेंटिक्स क्या है? द स्टडी ऑफ द मीनिंग एंड देयर प्रोनाउंसिएशन। ये सिमेंटिक्स हो गया। और फोनोलॉजी क्या हो गया? यानी सिमेंटिक्स इल्मुल मानी हो गया, द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टडी ऑफ मीनिंग। और फोनोलॉजी हो गया हम आवाज यानी सौतियात के बारे में, द स्टडी ऑफ साउंड स्पीच। द स्टडी ऑफ साउंड स्पीच ये फोनोलॉजी होगी। और मॉर्फोलॉजी, इसका ताल्लुक है मॉर्फोलॉजी, द स्टडी ऑफ फॉर्म यानी सूरियात या शक्लियात, द स्टडी ऑफ फॉर्म, द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। मॉर्फोलॉजी का मतलब है द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। तो ये मिस मैनेजमेंट, ये मॉर्फोलॉजी के लिहाज से देखना है कि मिस, मैनेज और मेंट, इन तीनों को अलग अलग हम करें। अगर इस तरह किसी वर्ड को हम टुकड़े टुकड़े करें, उसकी फ्रेगमेंटेशन करें, तो वो मॉर्फोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखें।
When, where and between whom was the Indus Basin Treaty signed? सिंतास मुआहदा, इंडस बेसन ट्रीटी, इंडस वाटर्स ट्रीटी भी कहते हैं इसको। ये कब और किसके दरमियान तय हुआ? आफ्टर 6 years of talks, 6 साल की गुफ्तो शुनीद के बाद, बातचीत के बाद, द इंडस वाटर्स या इंडस बेसन ट्रीटी, सिंतास मुआहदा, वाज साइंड बाय देन, उस वक्त के इंडियन प्राइम मिनिस्टर, हिंदुस्तानी वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू, एंड देन, और उस वक्त के प्रेसिडेंट और आर्मी चीफ मोहम्मद अयूब खान, इन दोनों के दरमियान कराची में ऑन सितंबर 19 को ये मुआहदा हुआ। आप में ऑप्शन बताना है 1960 में, 19 सितंबर 1960 में, बी जुज है 19 सितंबर 1962 में, सी जुज है 19 सितंबर 1965 में, डी जुज है 19 सितंबर 1971। तो इसका करेक्ट आंसर है ए जुज। ये जो मुआहदा था कराची में हुआ, उस वक्त के सदर पाकिस्तान और आर्मी चीफ जनरल अयूब खान और हिंदुस्तान के वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू के दरमियान 19 सितंबर 1960 को ये मुआहदा, सिंतास मुआहदा तय पाया। नंबर आगे 22 है, हु इज पीजेंट पोएट, जो काश्तकार शायर किसको कहा जाता है, किसान शायर किसको कहा जाता है? आंसर इसका जॉन क्लेयर। जॉन क्लेयर को काश्तकार पोएट कहा जाता है, पीजेंट पोएट कहा जाता है। ये 1793 में पैदा हुआ और 1864 में फौत हो गया। वाज एन इंग्लिश ट्रेजिक विक्टोरियन रोमांटिक पोएट था। ये इज नोन एज, ये मशहूर है द पीजेंट पोएट, किसान शायर के नाम से। ड्यू टू, किस वजह से मशहूर है? ड्यू टू इज कलेक्शन ऑफ पोएम्स, इसकी पोएट्री की कलेक्शन है जिसका नाम है द रूरल म्यूज। द रूरल म्यूज इसकी शायरी का मजमूआ है, पोएट्री की कलेक्शन है। ये 1835 में जो है ना पब्लिश हुआ और इसकी खास तौर पर दो जो पोएम्स हैं, एक पोएम का नाम है आई एम, जो 1844 या 45 के अंदर ये पब्लिश हुई अपना, और 1848 यानी 1844 या 45 में ये लिखी गई, जबकि पब्लिश ये हुई 1848 में, यानी 1844-45 में इसने ये पोएम लिखी आई एम, और ये पब्लिश हुई 1848 में। और उसकी दूसरी पोएम जो थी वो फर्स्ट लव थी, ये 1820 में इसने लिखी, और मैरी जॉयस इसकी महबूबा का नाम था। फिर 1820 में ही इसने मैरी जॉयस से शादी कर ली। हालांकि जॉन क्लेयर का जो ससुर मैरी जॉयस का जो फादर था, उसने इसको मिलने से इनकार कर दिया था और अपनी बेटी को मना कर दिया था कि जॉन क्लेयर से आपने नहीं मिलना। और ये तकरीबन 23 साल असाइलम में रहा, 23 साल 23 ईयर्स, यानी इसको इंसेन करार दे दिया गया। लेकिन बाद में 1820 में जब ये इसकी पोएम फर्स्ट लव छपी, तो ये इसने लिखी थी मैरी जॉयस के ऊपर, ये इसकी महबूबा का नाम था, और इससे मैरी जॉयस से इसने 1820 में शादी कर ली थी। 23rd नंबर क्वेश्चन है, विलियम कैक्सटन। विलियम कैक्सटन एक अंग्रेज था, प्रिंटेड द फर्स्ट बुक इन इंग्लिश। इसको ये एजाज हासिल है, फखर है इसको कि इसने पहली बुक इंग्लिश में छापी, जो फ्रांसी से इंग्लिश में छापी 1476 में। और ही वाज द फर्स्ट इंग्लिश मैन, ये पहला अंग्रेज था टू लर्न टू यूज अ प्रिंटिंग प्रेस। सबसे पहले इस विलियम कैक्सटन ने प्रिंटिंग प्रेस यानी प्रिंटिंग के जरिए छापने का जो हुनर सीखा, और इसकी किताब का नाम था, ये आपने बताना है, नंबर ए जुज, द जेंटलमैन ऑफ विरोना। विरोना नामी शहर का जेंटल आदमी, जेंटलमैन, द बाइबल, इंजील, तौरात वगैरह, यूटोपिया, ये सी जुज है, और डी जुज है हिस्ट्री ऑफ ट्राई। तो इसका करेक्ट आंसर है हिस्ट्री ऑफ ट्राई। हिस्ट्री ऑफ ट्राई इसने बुक छापी थी, ये 1476 में इसने बुक छापी थी, और ये पहला अंग्रेज था जिसने सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस को इस्तेमाल किया। इस वजह से ये फ्रेंच में से ट्रांसलेट करके इसने इंग्लिश में इसको प्रिंट किया था, और इस किताब का नाम था, जो विलियम कैक्सटन ने सबसे पहले इंग्लिश में छापी, उसका नाम था हिस्ट्री ऑफ ट्राई, द रिकायल ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ट्राई।
इसका ओरिजिनल नेम है, ये इसको ट्रांसलेट करके हिस्ट्री ऑफ ट्राई लिखा। नंबर आगे 24 है, विच लॉन्ग रोमांटिक पोएम, कौन सी तवील तरीन रोमानवी जो पोएम नज़म है वो इस लाइन से शुरू होती है, देयर इज ब्लेसिंग इन दिस जेंटल ब्रीज, देयर इज ब्लेसिंग इन दिस जेंटल ब्रीज। तो आपने ये देखना, नंबर ऑप्शन 1 है डॉन जुआन। डॉन जुआन जो है ये पब्लिश हुई 1824 में और लिखी ये 1819 से लेकर 1824 तक ये इसने लिखी और ये प्रिंट हुई थी 1824 में। अब भी आगे बाय लॉर्ड बायरन ने ये किताब लिखी थी डॉन जुआन, पोएम है इसकी। आगे सी जूज है चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज, चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज, ये भी इसी ने लिखी थी ये वाली पोएम, और ये इसने 1812 में और 1818 के दरमियान लिखी, पब्लिश ये हुई 1812 1812 में। आगे सी जूज है द प्रील्यूड, ये इसका आंसर करेक्ट है सी जूज। जो पोएम छपी थी जिसकी ये पहली लाइन है देयर इज ब्लेसिंग इन दिस जेंटल ब्रीज, तो ये द प्रील्यूड नामी जो पोएट्री की बुक है विलियम वर्ड्सवर्थ की है, ये 1850 में ये पब्लिश हुई और इसका दूसरा नाम है ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड, इसका दूसरा नाम है ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। ये एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, इसका तीसरा नाम एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, ये ब्लैक वर्स में लिखी गई है। ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने 1798 में ये लिखना शुरू की। जब 1708 में ये लिखना शुरू की तो उस वक्त विलियम वर्ड्सवर्थ की उम्र सिर्फ 28 साल थी, 28 ईयर्स का था वो, और उसने इस पे काम जारी रखा थ्रू आउट हिज लाइफ, और पूरी जिंदगी इस पे काम रखा, जारी लिखना शुरू रखा इसको, और इसका टाइटल उसने नहीं दिया विदाउट टाइटल, इसने सिर्फ ये जो टाइटल इसको पोएम टू कॉलरेज, अपने लेटर्स जो इसने लिखे अपनी बहन डोरोथी वर्ड्सवर्थ को जो इसने लेटर लिखे उसमें सिर्फ इसका नाम इसने पोएम टू कॉलरेज लिखा था। बाद में ये जो टाइटल है इसकी बेवा जो बीवी थी, बेवा जब ये फौत हो गया तो इसकी बेवा जिसका नाम था मैरी हचनसन, उसने इसका जो है ये टाइटल जो है ना बाद में दिया था मैरी हचनसन ने। दी प्रील्यूड देयर इज ब्लेसिंग इन दिस जेंटल ब्रीज, इस लाइन से शुरू होती है। आगे नंबर 25 है द सब डिसिप्लिन ऑफ लिंग्विस्टिक्स, लिंग्विस्टिक का झैली जो शोबा है दैट डिस्क्राइब लिंग्विस्टिक चेंजेस, जो लिसानियात की तब्दीलियों को जाहिर करता है, इज नोन एज, वो जाना जाता है नंबर 1 डेस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक, नंबर 2 पर्सपेक्टिव लिंग्विस्टिक, नंबर 3 जनरल लिंग्विस्टिक और नंबर 4 है हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक। तो ये इसका आंसर करेक्ट है हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक। हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स में क्या करते हैं, तो ये लिंग्विस्टिक चेंजेस को जाहिर करती है, जो चीज लिंग्विस्टिक चेंजेस को जाहिर करे उसको हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक कहा जाता है। अगला नंबर है 26 नंबर, हु इज नोन एज अ बॉय पोएट, बॉय पोएट किसको कहा जाता है, आर्थर रिम्बाउड जो कि 1854 में पैदा हुआ और 1891 में फौत हो गया। ये फ्रेंच पोएट था और सिर्फ 37 साल की उम्र में 37 ईयर्स में ये फौत हो गया था। इसको इज नोन एज द बॉय पोएट इसको कहा जाता है, यानी बॉय पोएट इसने बचपन से ही लिखना शुरू कर दिया था, बिकॉज क्योंकि इसने शुरू की राइटिंग पोएट्री इवन बिफोर ही रीच्ड हिज टीन्स, यानी अभी ये 13 और 19 साल की उम्र के दरमियान था जब इसने लिखना शुरू किया, यानी बचपन से ही लिखना शुरू कर दिया था, छोटी उम्र से ही, इसलिए इसको बॉय पोएट कहा जाता है। किसको कहा जाता है बॉय पोएट, आर्थर रिम्बाउड को ना। अगर नंबर 27 है द थियरी, और इसकी जो बुक्स हैं आर्थर रिम्बाउड की जो मशहूर बुक्स हैं उनमें सबसे फेमस जो पोएम है द ड्रंकन बोट है। द ड्रंकन बोट मोस्ट फेमस पोएम ऑफ आर्थर रिम्बाउड की, ये 1871 में पब्लिश हुई, और इसकी एक और कमाल बात है कि ये 100 लाइनों पर मबनी पोएम है, और जो है ना 100 लाइनों पे है और इसमें एक ही स्टैंजा है। अब दूसरी बुक है आ सीजन इन हेल, इसकी दूसरी मशहूर बुक है सीजन इन हेल, 1873 में पब्लिश हुई, ये प्रोज में पोएम है इसकी। और तीसरी इसकी पोएम है इल्यूमिनेशंस,
ये एलिमिनेशन जो है ना 1873 और 75 में ये जो है लिखी गई, ये जो पोएम है ये भी जो है इनकम्प्लीट प्रोज पोएम है, ये नामुकम्मल प्रोज में लिखी हुई पोएम है। आगे 20 नंबर 7 है, 27 क्वेश्चन नंबर 27, द थियरी विच इज बेस्ड ऑन द असम्पशन दैट, ये नजरिया इस मफरूजे पर मबनी नजरिया कि लैंग्वेज ओरिजिनेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इंस्टिंक्ट, कि जुबान जो है इंसानी फितरत जो है उसके नतीजे में दुनिया में वजूद में आई है। टू इमिटेट साउंड, जिसमें आवाज़ों को की नकल की जाती है, इसको कहते हैं दी बोवो थियरी। दी बोवो थियरी, दी बोवो थियरी क्या है? लैंग्वेज ओरिजिनेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इंस्टिंक्ट टू इमिटेट साउंड्स। तो ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है, दी बोवो थियरी की डेफिनेशन है। और लास्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन, हु प्रेजेंटेड द लैंग्वेज थियरी, जो लैंग्वेज थियरी, लैंग्वेज का नजरिया है कि जुबान कैसे वजूद में आई, द बोवो थियरी, ये बोवो थियरी किसने पेश की थी? नंबर 1 मैक्स मिलर, नंबर 2 ऑटो जैस्पर्सन, नंबर 3 रिचर्ड पियाजे और नंबर 4 है वेलमन वुडंट। तो इसका करेक्ट आंसर है बोवो थियरी मैक्स मिलर ने पेश की थी। उम्मीद है ये अपना सब लेक्चरशिप और सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और सीएसएस का जो ये पेपर नंबर 4 है ये आपको अच्छा लगेगा, तो इसके बारे में अपने कमेंट से ज़रूर नवाजिएगा। थैंक यू।